गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और कॉम्बिनेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कॉम्बिनेशन के अंदर अभी तक हमने बेसिक पॉइंट पढ़े थे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ मीनिंग समझा था और डिफरेंस सीखा था कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन फर्क क्या होता है, परमुटेशन में क्या फर्क होता है। पिछली क्लास के अंदर हमने फॉर्मूला भी सीखा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उन फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कॉम्बिनेशन के अंदर इससे पहले जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है इलस्ट्रेशन पॉइंट्स। तो इलस्ट्रेशन के अंदर हम देखेंगे तो इलस्ट्रेशन के अंदर देखोगे आप तो काफी थ्योरेटिकल पार्ट है, सारा इलस्ट्रेशन थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बाद देखेंगे तो ये भी एक थ्योरेटिकल मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। अब यहां आप देखोगे तो यहां से स्टार्ट होता है आपका वो कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। ये कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन यहां पर मिल जाएंगे आपको, फिर आपको यहां पर मिल जाएंगे 3 क्वेश्चन, इसके बाद फिर आपको यहां पर मिल जाएंगे और 15। मतलब आज की क्लास के अंदर सिर्फ हमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। टारगेट ये है आज की क्लास का, हमारा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। आइए तो स्टार्ट करेंगे 1 और 2 स्टेप से, जिसमें आपसे कह रहा है 18CR इजिकल टू 18CR+2। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, मैंने अभी अभी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज बताई थी। अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी और उस प्रॉपर्टीज में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट में, याद हो तो आपको। वो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि देखो जब आपको दे रखा होगा NC2 और आपको दे रखा होगा NC3, तो n की वैल्यू निकालने के लिए इन दो r को आपस में प्लस कर देते, 2 + 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 5। ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आपका पहला वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही प्रॉपर्टी लग रही है, 18CR और 18CR+2। आइए पहला 18CR और 18CR+2। तो यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये कह सकते हैं कि जो n है, जो n होता है वो R+S होता है ना। R ये रहा, S ये रहा, तो n, तो n मेरा 18 है, R मेरा R ही है और S की वैल्यू मुझे दे रखी है R+2। तो 18, ये 2 इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2R, 2 को उठा के नीचे हो जाएंगे, R की वैल्यू हो जाएगी 2 8 या 16। बताओ कितना सिंपल, कितनी अच्छी है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ RC5। आपकी वैल्यू R की वैल्यू मिल गई ना, तो आपको R की वैल्यू मिल गई तो RC5 निकाल सकते हो। यस, R की वैल्यू आपको पता है 8 है, और जैसे आपकी R की वैल्यू यहाँ आ गई, यहाँ पुट कर दो तो 8C5 आ जाएगा। क्या होगा, 8 फैक्टोरियल, एक बार 5 फैक्टोरियल और 8 में से 5 गए, 3 फैक्टोरियल, 8 7 6 और 5 से 5 कट गया होगा, ये 5 और यहाँ कट गया, 3 2 ये कट गया, 8 7 जा 56। लो जी, यहाँ प्रॉपर्टी लगाई, R की वैल्यू निकाली और R की वैल्यू यहाँ पुट करके RC5 भी कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा आंसर आया 56। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का खत्म। अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। कह रहा है NPR आपको दे रखा है 336 और NCR आपको दे रखा है 56। NPR आपको दे रखा है 336, NPR आपको दे रखा है 336 और NCR आपको दे रखा है NPR दे रखा है 336 और NCR दे रखा है आपको 56। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बताओ हम क्या करें, कैसे करें इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए। NPR को हम ऐसे लिख सकते हैं R फैक्टोरियल NCR। हमें निकालना क्या है, हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे
आपने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी कि जो NPR होता है वो R फैक्टोरियल NCR होता है, ये पढ़ा था आपने, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने कि जो NPR है वो किसके बराबर है, R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR के। अच्छा NPR की तरह दे रखा है 336 दे रखा है ना, R फैक्टोरियल यहाँ पर रहने दो, और NCR के दे रखा है 56 दे रखा है। अगर R फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 56 को उठा के नीचे भेज देंगे, तो यहाँ जाएगा 336 डिवाइडेड बाई 56 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। आप कैलकुलेटर पकड़िए जी, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पर 336 को डिवाइड करेंगे 56 से तो आ जाएगा 6, यह आ गया R फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ ऐसे नहीं कहूंगा कि R की वैल्यू मेरी 6 हो गई, गलत है भाई। R अगर सिंगल होता तो R के पीछे लगाए फैक्टोरियल, तो हमें 6 को भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों। इसको कन्वर्ट करने का तरीका है 3 फैक्टोरियल। अरे 3 फैक्टोरियल है तो 6 होता है, 3 2 1 3 2 6 और इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। अब आप कहोगे फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल कैंसिल, R की वैल्यू आ गई 3। बताइए सर, अगर R की वैल्यू 3 आ गई तो बताओ N की वैल्यू क्या होगी। तो N की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ सीधा सीधा कि NCR, R की वैल्यू मुझे 3 दे रही है, इज इक्वल टू 56। सॉल्व कर लो, N फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और N माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। फिर N फैक्टोरियल N माइनस 1 N माइनस 2 और फिर N माइनस 3 फैक्टोरियल पे रोक दो, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है। इधर आएगा 3 इंटू 2, 3 2 से 6 हो जाएगा, और ये N माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 56। N फैक्टोरियल N माइनस 1 N माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 3 2 6 उधर चले जाएगा, यह जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 6। अब ये देखो एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म है जो घटते हुए क्रम में जा रही है। अगर ये N की वैल्यू 8 होगी या 7, ये 6 होगी, तो 8 7 8 7 से 56 हो गया, तो ये लिख सकता हूँ N माइनस 1 N माइनस 2 और ये 56 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 और वहां पर 6 है ही। तो अगर आप देखो ये भी मेरी घटती हुई टर्म में आ गई, 8 N की वैल्यू होगी मेरी डायरेक्टली 8, आप पुट कर देख लो कि N की वैल्यू 8 होगी तो ये 7 होगा, ये 6 होगा, बराबर आ जाएगा जी। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर मुझे तो पढ़ाया ही नहीं गया था, मैं ये पहली बार पढ़ रहा हूं, तभी तो मेरे मैथ में 36 नंबर आया था। ओहो, आप गलत जगह पढ़ाई करोगे स्टार्ट तो भैया यही होगा। जबकि YouTube में पहले से इसने लड़के ने मुझे देख लिया होगा, पर आया नहीं है बेचारा। कहा मैं तो फेस टू फेस क्लास लूंगा, फेस टू फेस ही ली थी मेरे हिसाब से, इसने मेरे को बता रहा था। भाई आज के टाइम में फेस टू फेस क्लास का जमाना गया। आज के टाइम में या तो दो ही जमाना है, एक तो लाइव क्लास का, लाइव क्लास भी आपको छोटे लेवल पे ही लेनी चाहिए, जैसे फाउंडेशन। इंटर लेवल पे लाइव क्लास लेने की नीड नहीं है, क्योंकि इंटर लेवल पे लाइव क्लास लेने का मतलब है कि आप 8 घंटे 8 महीने तक लाइव क्लास ही लोगे। इससे अच्छा रिकॉर्डेड लेकर अपने आप से जब मर्जी चाहे कोर्स कंप्लीट कर लो, अपने अकॉर्डिंग कोर्स कर सकते हैं। लाइव क्लास में क्या होता है, मजबूरी होता है कि लाइव में बैठना है। हालांकि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पर लाइव क्लास की फीस ज्यादा होती है, रिकॉर्डिंग की कम होती है। तो इन एंड बच्चा कहता है मैं लाइव क्लास ज्वाइन करूंगा, पर वो पहले महीने ज्वाइन करने का फिर उसका हाल ऐसा हो जाता है जैसे तुम्हारा है कि कभी आओ कभी ना आओ, और ना आओ तो रिकॉर्डिंग, आओ तो ठीक है देख लेंगे। तो ये रेगुलरिटी नहीं बनती, सच्चा रिकॉर्डेड ही ले लो। तो जिन बच्चों के अंदर रेगुलरिटी नहीं है, आज जैसे अभी फाउंडेशन में हमने क्लास ले लिया, आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं है, तो लाइव क्लास के लिए जाना ही मत भाई। फीस ज्यादा देकर रिकॉर्डेड देखना क्या फायदा है। रिकॉर्डेड क्लास लो इंटरमीडिएट में, और अपना रिकॉर्डेड क्लास क्या पुरानी थोड़ी ना होती है, नई नई रिकॉर्डिंग होगी, अपना पढ़ो, देखो डाउट कितने ही आते हैं, और तुम कितना ही डाउट पूछ लेते हो मेरे से। बट मैंने आज तक ये नोटिस करा है कि मेरे को डाउट बहुत ही कम मिले हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि बच्चा मुझे कहता है कि डाउट हो, और डाउट पता क्यों होता है उसका, या तो उसने ध्यान नहीं दिया होता, उसकी गलती, हकीकत बात बता रहा हूं, या तो उसने ध्यान नहीं दिया, दूसरा या तो लैग कर रहा होगा, या उसका इंटरनेट इशू होगा। 3-4 चीजों की वजह से डाउट आता है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, इंटरनेट इशू नहीं था, लैग नहीं था, उस पूरा कॉन्सेप्ट सुन रहा था, सही से कंसंट्रेट कर रहा था, ध्यान भी यही था, और फिर जाकर समझ नहीं आया, तो बहुत कम प्रॉब्लम। कभी कभी होता है, मैं कह सकता हूं कि अगर मैं आपको 3 से 4-5 महीने पढ़ा रहा हूं ना फाउंडेशन, उस 4-5 महीने में 10 बार हुआ होगा ऐसा कि बच्चे ने इस पर्टिकुलर टाइम पे दोबारा प्रॉब्लम पूछी होगी कि हाँ पढ़ा, सीखा, अच्छे से समझा,
फिर भी समझ नहीं आया, ये होता है 10 बार ऐसा। जब प्रॉब्लम ही नहीं आती दोस्त, प्रॉब्लम कोई नहीं आती। अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली पढ़ रहे हो ना, चाहे आप लाइव बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड बैठ के पढ़ रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं आती। बस खेल इसी बात का है कि बच्चा डर जाता है कि मैं डाउट कैसे पूछूंगा। अरे डाउट तो आए तभी तो बताएगा, डाउट नहीं आएगा तो कैसे बताएगा। ठीक है जी, देखो डाउट के बोलता ही एक डाउट आ गया, कहने लगा सर लास्ट में ये 8 कैसा आया। अरे बेवकूफा, मैं कितनी बार बता चुका देखो कि ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। देखो ना, अगर मैं n की वैल्यू 10 डालूंगा तो ये 9 आएगी, 8 आएगी, तो एक घट रहा है। तो यहां पर मैं क्या करा कि मैंने क्या करा, 56 को लिख दिया 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 लिख दिया और 6। तो अगर मेरी n की वैल्यू, अब ये n की वैल्यू ये हो गई 8, n-1 की वैल्यू होगी 7 और n-2 की वैल्यू होगी 6। तो आप सॉल्व कर लो, n इज इक्वल टू 8 लिख लो, n-7 लिख लो, n-2 इज इक्वल टू 6 लिख लो। सबसे ही n की वैल्यू 8 आएगी। कितनी बार बता चुका ये क्वेश्चन। अब इस बच्चे का डाउट क्यों आया, क्योंकि ध्यान नहीं था, ससुरा पता नहीं क्या कर रहा है। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन हो गया है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 2nc3 रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, nc2 इज इक्वल टू 44 डिवाइड रेशियो 3, 44 रेशियो 3। चलिए जी, क्या ही कहे, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर लाइव वाले बच्चों ने पूरी क्लास में पूरे बच्चे आए हो, पता नहीं कहां रहते हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे होते, मुझे खुद समझ नहीं आता। अरे एक दिन तो हो ऐसा कि मान लो अगर 50-60 बच्चे लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन हो रखे हैं, तो 60 बच्चे आए तो सही, आता ही नहीं। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड देख लेंगे। अरे यार ये बहुत आलसी बना रहा है स्टूडेंट को, मन मर्जी का काम हो रहा है। चलो 2nc3 रेशियो nc2, ये रेशियो में है दोस्तों। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को रेशियो में लिखने की कोशिश करता हूं। 2nc3, अब रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड कर लो। फिर कह रहा है nc2, nc2 इक्वल टू, फिर कह रहा है 44 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका कह रहा है क्योंकि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, है ना, और मल्टीप्लाई में ले आते हैं। ना ना ना, रेसिप्रोकल भी कैसे होगा, पहले सॉल्व करो। ये देखो ये पूरा n है, ध्यान देना इधर, ये पूरा n है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप परमुटेशन भी कर चुके हो। ये पूरा n है, n फैक्टोरियल, ठीक है ना, ध्यान देना, n है ये n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, फिर n, ये है पूरा n माइनस r फैक्टोरियल। ये बात का ध्यान दीजिएगा, 2n की जगह n मत लगा देना कहीं पर। सर 2n नहीं है वो, 2n n है वो, बेसिकली पूरा का पूरा n है, n ट्रीट करो 2n को। तो ये पूरा n फैक्टोरियल हो गया, ये n हो गया और माइनस r फैक्टोरियल हो गया। अब डिवाइडेड बाय आ जाओ, ये तो सिंपल है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44 अपॉन में 3। ठीक है सर, अब इस वाले को कर दो रेसिप्रोकल। कैसे होगा सर, एक होता है 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। अब ये वाला पार्ट जो है ना, इस वाले को ऊपर भेज दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, रेसिप्रोकल करते हैं ना, और ऊपर वाले पार्ट को नीचे भेज दिया। बताइए सर, इतना पार्ट आपको समझ में आया नहीं आया, यही समझना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, चलिए जी आगे करते हैं। मैंने बच्चों से पूछा है कि कैसे होगा, तो उन्होंने मुझे बताया है कि सर ऐसा करो कि जो 2n फैक्टोरियल है ना, इसको खोल लो, तो क्या हो जाएगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 पे रोक देना और वहां से वो कट जाएगा। मैंने कहा यार तो ये तो बहुत अच्छी बात बता दी तुमने, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 पर आप रोक दो, तो वहां फैक्टोरियल लग जाएगा। और एक काम करो ना सर, ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको 2 पे जाकर रोक दो, तो से 2 से 2 कट जाएगा। मैंने कहा ये बात भी बहुत अच्छी बता दी, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2n माइनस 3 है वो एज इट इज यहाँ पर डाल दो, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई जो है, इसके बाद ये 2 फैक्टोरियल आप एज इट इज यहाँ पर रहने दो, और ये 2n माइनस 2 आप यहाँ पर रहने दो। और सर एक काम करो ना, जो ये नीचे वाला n है इसको खोल लो ना आप, तो देखो ये नीचे वाला n है, ये वाला, तो इसको n खोलोगे, n माइनस 1 खोलोगे और n माइनस
2 पे रोक देना, और ये जो चल रहा है 44/3 ऐसे चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, अब तो खत्म, ये 2n-3 से 2n-3 कट गया, ये n-2 से n-2 कट गया, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। अब बच क्या गया सर, एक 2n बचा, एक 2n-1 बच गया, और एक 2n-2 बच गया। नीचे क्या बच गया सर, 3 बच गया, इधर n बच गया, n-1 बच गया, और n-2 बच गया। ये बचा दोस्तों, यहां तक क्लियर है सभी को, बताइए। नहीं, n-2 थोड़ी ना बचा, सिर्फ n-1 ही तो बचा, ठीक है जी। और ये 44/3 जो चल रहा है वैसे। अब मेरे को एक चीज दिख रही है क्या, देखो ये 2n है, ठीक है सर, ये एक n से n कट गया, भाई सभी तो मल्टीप्लाई में है ना दोस्त, ये सारे मल्टीप्लाई में नहीं है क्या, ये 2 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये n से n कट गया भाई, मल्टीप्लाई में ऊपर कर सकता है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, ऊपर से 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 n से मल्टीप्लाई में तो कर सकता है, कट गया। अच्छा अब बच गया क्या सर, इधर बच गया 2/3, इसको तो कर दो बाहर, ये 2/3 को कर दो बाहर, अंदर क्या बचा सर, एक 2n-1 बच गया। ओके, अगर आप यहां देखोगे तो यहां भी 2 और यहां भी 2 है, क्या मैं यहां से कॉमन निकाल लूं, देखो ना भाई, यहां भी 2 और यहां भी 2 है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो जैसे ही मैंने यहां पर 2 कॉमन निकाला, अंदर बच गया n, इधर बच गया n, और इधर कुछ भी नहीं है तो क्या बच गया, 1 बच गया। अच्छा, और नीचे n-1 है, अरे फिर कट गया, ये लो, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मैंने क्या करा, ये 2n-2 था ना, इसमें से दोनों में से 2 बाहर निकाल लिया, बाहर आ गया, अंदर बच गया n-1, नीचे n-1 तक काट दिया, अब बच गया 44/3। अरे यार, इक्वल टू के नीचे भी 3 है और इक्वल टू के इधर नीचे भी 3 है, तो 3 से 3 कट गया, बिल्कुल सही बात। ये 2 1 2 हो गया, और 2 22 44 हो गया, और यहां से भी 2 1 2 हो गया, 2 11 44 हो गया, 11 22 हो गया, सारे कट गए, ये बच गया सिर्फ 2n-1, और इधर बच गया 11, ये 11 उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, 2n = 11 + 1 12, n = 12/2 = 6, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 6। एन ही तो निकालना था, मैं क्या निकालना था, एन ही निकालना था, क्या निकालना था, बहुत बढ़िया, देख लो सही सही है। अब अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 10p10, 22p12 और 22p10, ये तो 10 10 10 हो लिया, ये तो कह रहा है 10p10, ठीक है सर, परमोटेशन है। आप पहले मैं देख लूं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, 22p12 पहले चेक करो क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है, 22p12 एक बार स्टडी मैट में चेक करो, फिर चेक करो 22p10, 22p10, क्योंकि क्वेश्चन चेक करने का इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, यहां पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। मैंने पिछली बार जहां तक मुझे याद है, मैंने इसकी पी की जगह पर सी लिखवाया था, यहां पर मैंने क्वेश्चन कुछ पिछली बार ऐसे बनाया था, क्वेश्चन गलत कहते हुए 10p10, 22c12 और 22p10, तब जाकर ये वाला पार्ट इसके बराबर आएगा, जहां तक मेरे हिसाब से ये है, मुझे जहां तक लग रहा है। बाकी आप हम एक बार दोनों चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना ध्यान भी नहीं है, मैंने बहुत टाइम हो गया कराए हुए, क्योंकि बैच में होता है ना, बैच में 6 महीने बीत जाते हैं। आ जाइए, पिछले बैच की बात कर रहा हूं मैं, जून वाले बैच की, पता नहीं कब पढ़ाया था, लास्ट मई में पढ़ाया था मैंने। तो देखिए 10p10 सोल्व करते हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, भाई ये पी है, पी पर परमोटेशन, अब इधर भी पी है, मैं ये बुक का है और ये मेरा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी। तो मैं ये बुक का है और ये मेरा है, मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है, वो चेक कर लेंगे मेरे हिसाब से, इसके हिसाब से, बुक के हिसाब से कर रहा हूं ये मैं, 22 फैक्टोरियल अपॉन में 22 माइनस 12 फैक्टोरियल, भाई ये परमोटेशन है, ठीक है ना, फॉर्मूला भी परमोटेशन वाला है, 22 फैक्टोरियल और 22 माइनस 10 फैक्टोरियल, सारे फॉर्म लगा दिए, ये आ गया 10 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 10 में से 10 गया 0 फैक्टोरियल, ये आ गया 22 फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे 22 में से 12 गया 10 फैक्टोरियल, ये आ गया 22 फैक्टोरियल ऊपर, और 22 में से 10 गएंगे तो 12 फैक्टोरियल आ गया। अब जहां तक देख रहे हो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल हो गया 1, तो इधर बच गया 22 फैक्टोरियल, इधर बच गया 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल, तो बराबर आया नहीं, मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये तो बराबर आया नहीं।
है ना। तो अब मेरे तरीका देख लो, जो मैंने क्वेश्चन ठीक करवाया। तो भाई बच्चे कहते हैं सर आपने तो क्वेश्चन, एक बच्चे का मेरे पे मैसेज आया एक दिन, उसने मुझसे कहा कि सर आपने यहां पर क्वेश्चन गलत करवा रखा है। मैंने कहा क्वेश्चन गलत करवा रखा है, मैंने क्वेश्चन का आंसर गलत कर रखा है। मैंने कहा कैसे? कह रहा आपके आंसर में ये आ रखा है और जबकि बुक का आंसर अलग है। तो मैंने उसको समझाया, मेरे भाई अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे, रिकॉर्डर वाला स्टूडेंट था, तो मैंने क्वेश्चन में अंदर चेंजमेंट कराया है और जो बुक का क्वेश्चन था उसमें मिस्टेक है। तो मैंने उस मिस्टेक को पहले ठीक करी और उसके हिसाब से आंसर प्रेजेंट कराया। अगर हम बुक के क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो आंसर नहीं निकल कर आएगा बुक वाला भी। तो जब भी कोई बच्चा वीडियो रिकॉर्डेड में देखता है, वो ध्यान से देखो, क्वेश्चन बुक का ये था और इससे देखो बराबर आया नहीं, ठीक है ना सर। तो ये क्वेश्चन गलत है और मैंने इस क्वेश्चन को ठीक करके ऐसा कराया। अब मैं इसको देखता हूँ, 10p10 क्या होता है, अभी निकाला हमने, 10p10 होता है 10 फैक्टोरियल। लिख सकता हूँ डायरेक्टली 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ 22 फैक्टोरियल अपॉन में सी है ना, तो 12 फैक्टोरियल और 22 माइनस 12 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन है ना, फॉर्म लगेगा। और यहाँ 22 फैक्टोरियल अपॉन में 22 माइनस 10 फैक्टोरियल, ये लग गया फॉर्मूला। ये 10 फैक्टोरियल आ गया इधर, इधर आ गया 22 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल और 22 में से 12 जाएंगे तो 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कर गया, अब आप चेक कर लो, 22 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल आ गया, इधर भी 22 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल, दोनों आपस में कट गए, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, हैंस प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो भैया क्वेश्चन ठीक कर लो, ठीक है सर, क्वेश्चन ठीक कर लीजिए। आ जाइए अब, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कुछ नहीं है सर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई बराबर नहीं है, ऐसा कह रहा है कि एक्स जो है वाई के बराबर नहीं है। 11cx बराबर है 11py के। 11cx किसके बराबर है? 11py के, ठीक है। और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक इसलिए है क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहां पर ये था कि अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। वो प्रॉपर्टी तब अप्लाई होगी जब यहाँ पर c होगा सर, दोनों जगह जब c होता है तब प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। यहां पर मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो आप। भाई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा? जैसे कि ये इसने क्या करा है हमसे, इसने कहा है कि देखो सर 11cx है, 11cx है और यहाँ 11py है। भाई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, जब प्रॉपर्टी तभी अप्लाई हो सकती है जब यहाँ सी होगा। तो ठीक कर लेना, रिकॉर्डेड वाले बच्चों को बोल रहा हूँ ध्यान दो इधर, ये ठीक कराया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने कहा था यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लगा लो। और प्रॉपर्टी लगा कर मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने ये बताया था कि जब आपको ऐसा लगे कि 11n है तो n की वैल्यू जो होती है इन दोनों के प्लस में होता है, तो n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। और अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, आप कहोगे 11। ये लो खत्म हो गया। हमसे ये तो पूछ रहा था कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, सर एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 11। ठीक है सर, क्लियर है, समझ में आ गया? अब यहां पर दे रखा है RC12 इजिकल टू RC8। भाई ये भी प्रॉपर्टी है, RC12 इजिकल टू RC8। तो ये R किसके बराबर होगा? 12 प्लस 8 के। यार ये भी तो सेम चीज हो गई, R इजिकल टू 12 प्लस 8। अरे बेसिकली R लिखने का मतलब R थोड़ा ना हो गया, ऊपर तो N होता है ना, मतलब N की वैल्यू R है ऐसा कह रहा है आपसे। भाई R ऊपर लिखने से R बन जाएगा क्या? R तो नीचे वाला होता है, ऊपर वाला तो N होता है। तो N की वैल्यू R दे रखी है, तो N इजिकल टू R प्लस एस होता है, R इजिकल टू 12, तो R ये हो जाएगा 20। तो यहां पर आ गया मेरा आंसर 20, R की वैल्यू। पर हमसे कह रहा है R की वैल्यू निकालने के बाद अब R की वैल्यू यहां पुट करना एंड देन जाकर निकालना 22CR क्या होगा। सर 22CR क्या होगा? सर 22CR तो हो गया 20, ये आ गया 22 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लो, 22 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल और 22 में से 20 जाएंगे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल पे रोक दो, नीचे 20 फैक्टोरियल एज इट इज और 2 फैक्टोरियल पे 2 बन जाएगा, कट गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 21 क्या हो जाएगा सर? 11 मल्टीप्लाई बाय 21 131, 231, ये आपका आंसर।
वो प्रशांत अपने आप में ही लगा हुआ है, ना तो उसकी कोई सुन रहा है। पहले वो खुद ही बोलता है कि मैं दीपक सर की गली के बगल में रहता हूं, उनके घर के पास रहता हूं। फिर अपने आप ही बोला है नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। अरे कोई नहीं हुआ कंफ्यूज, सब पागल समझ रहा है सब, उनको नहीं पता तू कहाँ रहता है या कहाँ मेरे घर के पास रहता है। पहले अपना अरे यार एंटिक, ये एंटिक पीस है। पहले अपना ही बोल रहा है कि मैं सर की गली में रहता हूँ, फिर लास्ट में एक कमेंट करके कहता है कि मैंने तो कंफ्यूज करा था, मैं तो दीपक क्लासेस से पढ़ा था। ताली बजाओ उसकी। ये अगर मेरे सामने होता, इसकी मुंडी नीचे करके इसकी पीठ में इतने घुसन बजा देता मैं। भाई कोई नहीं मान रहा तू मेरे घर के पास रहता, कोई नहीं मान रहा। और मेरे घर के पास अगर रह रहा होता तो तुम दोबारा फाउंडेशन नहीं पढ़ते, तुम्हें कूट कूट के पास करवा देता मैं। बताइए सर, NC12 NC8 n इजिकल टू 12 + 8 20। यार भगवान करे ये क्वेश्चन आ जाए और एक ही क्वेश्चन आए और 100 नंबर का हो जाए वो क्वेश्चन, तो मेरे तो 100 में से 100 मैथ में। अरे नहीं यार, प्रशांत लड़का अच्छा, हंस के रो यार प्रशांत पे, सही बच्चे। प्रशांत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है। टाइम पर आता है, टाइम पर जाता है। ये समझ में आ गया ना आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन आ जाए, भगवान करे एक ही क्वेश्चन और 100 नंबर का हो जाए वो, कसम से सभी बच्चों के 100 नंबर आ जाएंगे। NC12 NC8, भाई n की वैल्यू निकालनी हो तो 12 + 8 कर दीजिए प्रॉपर्टी यूज करके। आइए, जब 8CR माइनस C7C3 और इजिकल टू 7C2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। अब बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन आप सोल्व क्यों कर रहे हो। बच्चे थोड़ा मॉडर्न हो गए ना आज के टाइम के। अरे सर क्या सॉल्व करने की जरूरत क्या है, ऐसा करो ना कि यहां से वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, चेक कर लो कि बराबर किसमें आ रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, और फिर यहां वैल्यू पुट करके चेक कर लो, चेक कर लो कि करके चेक कर लो। मैं ये काम कर चुका हूं भाई, और तुम अब कर रहे हो। तो बच्चे मेरे को कहते हैं अरे सर क्या यार आप भी। अरे यहां पर पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आंसर से निकाल लो ना, यहां से चेक कर लो, हिट एंड ट्रायल में जिस पर आंसर फंस गया वही ठीक है। भाई वही है, प्रॉपर्टी लग रही है यहां पर सीधा सीधा। क्या कहे अब, तुमको लगता है सर को कुछ नहीं आता। एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी NCR, मल्टीप्लाई वाली थी प्लस वाली थी, मेरे ध्यान से निकल गई भाई। हाँ, NCR -1 इक्वल टू n+1 CR। ये मैंने एक प्रॉपर्टी बता दी, ये मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको। ठीक है जी। अब मुझे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहां है। क्वेश्चन में थोड़ा मैच करने की कोशिश करता हूं। 8CR, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रखा है, 8CR ठीक है -7C3 -7C3 ओके इजिकल टू 7C2 इक्वल टू 7C2। तो जहां तक मुझे देख रहा है 2 7 है, ये n हो गया। अगर मैं 7C2 ये वाले को उठा के उधर भेज दूं, ये वाला 7C3 उधर भेज दो, तो क्या होगा 8CR इजिकल टू 7C2, और ये 7C3 उठा के भेजूंगा तो 7C3 हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो 2 7 तो मिल गए और 7 + 1 8 हो गया। देखो ये कहीं ना कहीं मैच कर गई ये प्रॉपर्टी, 7 7 और 7 + 1 8। तो मैं इनको यहां उठा के रख दूं, पर ये देखना नीचे भी देखो, अगर मैं यहां पर ये बोल दूं 2 है तो यहां 1 होगा, यहां 1 होगा तो यहां तो 3 है। मतलब ये वाला पार्ट जो है वो ये है सर, 7C3 होगा तभी तो यहां पर 7C2 बनेगा, क्योंकि 3 में से एक जाएगा तभी तो 2 आएगा। समझ पा रहे हैं? अरे आ रहा है समझ में, समझत रहे या ना समझत रहे, समझ रहे। तो मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि आपको यहां पहचानना होगा
पहली बात तो मुझे दिखे कि 2 7 है और 1 8 है, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 प्लस होना है, तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो सर ये रहा, सीधा सीधा मिल गया। इसके बाद मैंने देखा कि यार 2 7 है, अब 7 में से यहाँ पर 2 7 है, किसमें, अब इसमें ये वाला इसका पार्ट है, या वाला इसका पार्ट है, ये किसका है। तो मैंने देखा नीचे अगर आर की वैल्यू यहाँ ज्यादा होनी चाहिए और यहाँ 1 कम होगी, तो ये वाला ज्यादा है 3 यहाँ होगा और 1 कम होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे करता हूँ मैं इसको, कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, इसको प्रॉपर्ली करता हूँ। पहले लिखता हूँ 7C3 प्लस 7C2 इजिकल टू 8CR, खत्म। आर की वैल्यू आ गई 3, आर की वैल्यू 3 आ गई ना सर, ये रही ना आर, सीधा सीधा दिख तो गया, ये आर है ये एन है, तो मैं कहूंगा एन इजिकल टू 7 और आर इजिकल टू 3, क्या है ये, खत्म। एक बार और तो बता दिया, 3 बार बता दिया मैंने यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, समझ में आ गया उसको, है ना, सीधा सीधा पता चल गई। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू सर हमारी क्या है 3 है, ये रही आंसर, आर की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अरे भैया ये देखो 15CR रेशियो में 15CR माइनस 1, 15CR रेशियो में 15CR माइनस 1, ठीक है भाई। (15CR माइनस 1) इक्वल टू रेशियो क्या 11/5, आर की वैल्यू निकालेंगे 11/5। सॉल्व कर लो थोड़ा, देखो 15 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और 15 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। इधर रेशियो लगाओ, रेशियो रेशियो मतलब होता है डिवाइड, 15 फैक्टोरियल ये पूरा आर है दोस्त, देखना पहले मैंने कहा आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस फिर आर। अब सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे यहां पर, इस वाले पॉइंट में सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, उनको समझ में आ जाएगा ये पूरा आर है तो 15 माइनस आर लिख देंगे ऐसे। अरे यहाँ माइनस है भाई, इसको ब्रैकेट में लगाओ क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा उसके बाद जाएगा, तो ये आर माइनस का और वो प्लस का हो जाएगा, ब्रैकेट में लगाओ सर, ब्रैकेट में। समझ में आया, ब्रैकेट में लगाना है, एंड देन फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा आर है मेरे भाई, और ये 11/5 हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 15 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और 15 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर रेशियो। अब रेशियो की जगह ऐसा काम कर लूं, ये रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, इसको रेसिप्रोकल करके सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं। अरे बात तो एक है, पहले आप रेशियो को हटा के पहले नीचे इस पूरे को उठा के डिवाइड में लाओगे, फिर मल्टीप्लाई में, अरे डायरेक्टली कर लो ना, रेशियो को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, इस वाले को कन्वर्ट कर लो उस पर, तो यहाँ जाएगा आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ सॉल्व करना, देखो ये हो गया माइनस का आर और ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो होगा 15 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। यही तो समझने वाली बात है, अगर यहां ध्यान नहीं दिया तो कहीं ध्यान नहीं दिया भैया। ये 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल डायरेक्टली कट गया, बच क्या गया, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, आर माइनस 1 फैक्टोरियल बचा ऊपर, 15 प्लस 1 16 माइनस आर फैक्टोरियल बच गया, नीचे बच गया आर फैक्टोरियल और इधर बच गया 15 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहां के बाद समझेगा ध्यान से, इधर लगाए ध्यान से और आंख फाड़ फाड़ के देखिएगा, ध्यान समझेगा दोस्तों, यहां पर गलती कर दी तो गलती कर दी। ठीक है जी, अब देखो एक माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, आर में से जब मैं एक माइनस करूंगा, सुनो, आर में से जब एक माइनस करूंगा तो नीचे तो आर और आर माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो ऊपर आर फैक्टोरियल है और सॉरी ऊपर आर माइनस 1 है ना, ऊपर आर माइनस 1 फैक्टोरियल है और नीचे आर है, तो नीचे को आर एक बार खोल लो और आर माइनस 1 फैक्टोरियल कर लो, तो ये तो क्लियर हो गया। बट यहां पर कौन सा वाला खोलूं, ऊपर वाला नीचे वाला, तो देखो हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, सुनो, तो 15 माइनस आर फिर एक माइनस करूंगा तो 15 में से एक जाएगा 14 हो जाएगा, तो अगर मैं नीचे वाले खोलता हूं तो ये 15 माइनस आर, अगला 14 माइनस आर और अगला 13 माइनस आर, ऐसे होगा ना, पहला वाला 15 माइनस आर होगा, ठीक है, दूसरा वाला 15 माइनस आर में से एक माइनस करोगे तो ये 14 माइनस आर हो जाएगा, और तीसरा 14 माइनस आर में एक माइनस करोगे तो 13 माइनस आर हो जाएगा। तो हमें ऊपर वाला खोलना बेटर रहेगा ना, क्योंकि 16 माइनस आर में एक माइनस करूंगा तो 15 माइनस आर होगा, तो इसलिए ऊपर वाला खोला 16 माइनस आर और ये 15 माइनस आर फैक्टोरियल पे रोक दिया, और नीचे 15 माइनस आर तो है ही,
अब यहां से ये कैंसिल हो गया और यहां से ये कैंसिल हो गया, इधर बच गया 11/5, ऊपर बच गया 16 माइनस 8, नीचे बच गया सिर्फ 8 इजिकल टू 11/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 16 माइनस आर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे और 11 को 8 से करूंगा, 11 हो जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 याद आएगा 80, याद आएगा -5r और यहां हो जाएगा 11r, उधर भेज दो 80, 11r प्लस 5r 16r, तो 80 डिवाइड बाई 16 इजिकल टू r, 80 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू r, तो r की वैल्यू आ गई 5। लो जी, ये हो गया भैया। थोड़ा बड़ा था, देखो अगर आपका पेपर एमसीक्यू में है तो ये क्वेश्चन तो ऑब्वियस है कि ऐसा क्वेश्चन वो देगा नहीं, इतने बड़े बड़े तो नहीं देगा। बट क्या होता है, इन बड़े क्वेश्चन को करने से एक बेनिफिट होता है, हमारा माइंड या थिंकिंग लेवल डेवलप होती है, बढ़ता है, हमारा माइंड स्किल बढ़ता है। इतने क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन करने से हम और बड़ा सोच सकते हैं, इसलिए ठीक है। तो कभी भी बड़े क्वेश्चन करने से डरो मत, एटलीस्ट अपने आप से नहीं कर रहे तो एटलीस्ट क्लास में इसको करने की ट्राई करो, जिससे आप आसानी से इसको कर पाए। कह रहा है अगर NCN 1 होता है तो क्या 0 फैक्टोरियल 1 होता है? ट्रू, यस। NCN क्या 1 होता है? यस, NCN हमारा 1 होता है। NCN मतलब 2C2 3C3 4C4 1 होगा, तो 0 फैक्टोरियल भी 1 ही है, ये तो ट्रू है भैया। अब आ जाओ जरा मैचिंग पे। मैचिंग क्या कह रहा है? NP3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n-1 P3, ये तो परमोटेशन है सर, ये तो आपको कर लेना चाहिए। NCN-2 इक्वल टू 21, तो पहले 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? NP3 इक्वल टू 2, NP3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n-1 P3, n-1 P3। और आपको पता है आपको क्या करना है, आपके पास अगर MCQ होंगे तो आप MCQ में पुट करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास MCQ है ना, अगर आप MCQ है ना, MCQ और MCQ में अगर आपको पता है यार MCQ में इतना सॉल्व करने की तो सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेना यार, ये कौन सा बुरी बात थोड़ी ना है। हमें कोई MCQ में आंसर प्रेजेंट करके थोड़ा दिखाना है, जिससे आपको आसान लगे उससे कर लेना। इसमें क्या सिखाऊं मैं पुट करने वाली क्या सिखाऊं? ये तो बच्चा ऑटोमेटिक सीख ही जा रहा है कि यार अगर MCQ में 4 ऑप्शन है, मुझे लग रहा है यार दो ऑप्शन होंगे, मैंने पुट करके देखा बराबर आ गया तो ठीक है, मेरे पे यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे, एक एक करके n की वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ कहां पर बराबर रहती है, वही मेरा आंसर होगा। ये तो आप कर सकते हो ना, मैं आपको एक्स्ट्रा क्या चीज सिखा दूं? ये तो आप पेपर में भी कर सकते हो, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज सिखा सकता हूँ, इसको पूरा सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। इसमें मैं क्या सॉल्व करके दिखाऊं? ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड तो आप कर सकते, हिट एंड ट्रायल मेथड ही तो है वो, 4 ऑप्शन में से आप एक एक चीज डाल के ट्राई कर रहे हो, हिट कर रहे हो, देख रहे हो कौन सा मेथड कौन सा आंसर मैच हो जाए। NP3 इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, n फैक्टोरियल अपॉन में n-3 फैक्टोरियल, क्योंकि परमोटेशन है, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा n है, ठीक है ना, तो ये हो गया n फैक्टोरियल, फिर ये हो गया n-r, ठीक है ना। मैं रुक रुक के बता रहा हूं यहां पर n-r, n फैक्टोरियल अपॉन में n-3 फैक्टोरियल इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई, ये हो गया n-1 फैक्टोरियल, और इधर देखो -1 -3 क्या हो जाएगा? n-4 फैक्टोरियल। कुछ भी नहीं है, इसको सोल्व करो ना, एक बार n आ जाएगा, ऊपर n-1 फैक्टोरियल पे रोक देना, नीचे एक बार n-3 हो जाएगा, और ऑल सोल्व करोगे तो n-4 पे रोक देना। 2 मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल। अब यहां से 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा n अपॉन में, ये आ जाएगा n अपॉन में n-3, और ये आ जाएगा 2। सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर भेज दो, तो n इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई में n-3, n इजिकल टू 2 स्क्वायर 2n, और 2 उधर भेजा 2 3 6। अब 6 इधर भेज दो प्लस का, और ये n उधर भेज दो माइनस का, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। लो जी, n की वैल्यू 6 आ गई सर आपकी। मुझे बताओ उसमें कोई डाउट है क्या? पूछिए। सारे क्वेश्चन करा के भेजूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो मुझे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराने हैं। आ जाइए, तो n की वैल्यू 6 हो गई। अब देखो यहां पर तो मैं 6 की वैल्यू यहां पर मुझे दिख रही है साफ साफ। अब एक बार तो मैं एक चैप्टर पढ़ाते जिसमें सारे MCQ गलत थे भैया,
तो ऐसा भी होता है कि बुक के अंदर एमसीक्यू आंसर ही गलत दे रखे हैं। एन सी एन माइनस टू इजिकल टू 21। अगला क्वेश्चन, एन सी एन माइनस वन इक्वल टू 21। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। एन सी एन माइनस टू है, एन सी एन माइनस टू, आपकी स्पीड होनी चाहिए बहुत अच्छी। और उसके लिए अच्छी करने के लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भैया, प्रैक्टिस चाहिए मैथ। ऐसा नहीं होता कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। एन फैक्टोरियल, ये हो गया आर, ये सर आर है, ठीक है ना, आर फैक्टोरियल। और सुनो एन माइनस आर, और देखो सुनो, जब माइनस लगता है ना यहाँ पर तो उससे बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देना आर के लिए, और फिर ब्रैकेट में जाकर फैक्टोरियल लगाना। यहां गलती मत करना, सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं। जब वो आर लिखेंगे ना, एन माइनस आर लिखेंगे ना, तो ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। इससे क्या होगा, जब ब्रैकेट लगाओगे तो माइनस पे चले जाएगा, और ब्रैकेट लगाओगे तो माइनस दोनों पे जाएगा। ये फर्क होता है। एन फैक्टोरियल, नीचे आया एन माइनस टू फैक्टोरियल, इसको सोल्व करोगे एन माइनस प्लस टू इजिकल टू 21। एन से एन कट गया, ये आ गया एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस टू फैक्टोरियल, और यहाँ टू बच गया सिर्फ फैक्टोरियल इजिकल टू 21। सोल्व कर लो, ऊपर एन, एन माइनस वन और एन माइनस टू फैक्टोरियल पे रोक दो, नीचे एन माइनस टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल इजिकल टू 21। यहां से ये कट जाएगा, ये टू फैक्टोरियल का मतलब हो गया टू ही, ये तो चले जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब क्या बचा, एन, एन माइनस वन, और ये 21 अपॉन में टू बच गया। एन, एन माइनस वन, टू वन जा टू, टू फोर जा एट। अब पता है क्या है, ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म है यार, फिर बहुत बार समझा चुका हूं। एन की वैल्यू बड़ी, उससे एक छोटी, 10 तो ये 9, तो क्या होगा, 7 6 जा 42, तो 7 आगे 6 पीछे, तो एक बार एन की वैल्यू 6 हो गई और एक बार इसके एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू एक बार 7 में डाल दो, और ये एन माइनस वन इजिकल टू 6, तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 7। कोई डाउट है पूछिए। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं तो एन की 17वां का आंसर आया है 7, 17 का आंसर आया 7। ठीक है जी, सामने सामने आपके लगा रहा हूँ। एनपी टू इजिकल टू 56। यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको पहले कर लेना चाहिए। क्या अजीब ही बुक नहीं है, परमोटेशन के क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन के डाल दिए, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में परमोटेशन डाल दिए। अरे भैया चलो, अब जो नया अपडेट आएगा बुक के अंदर उसमें थोड़ा तो कुछ सही करे ये। एनपी टू इजिकल टू 56, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस टू फैक्टोरियल इजिकल टू 56। सॉल्व कर लो, एन, एन माइनस वन और एन माइनस टू लिखूंगा फिर काटूंगा, एक जगह छोड़ ही दो ना यार, यहाँ पर एन माइनस टू लिखूंगा फिर नीचे भी एन माइनस टू फैक्टोरियल फिर काटूंगा, एक स्टेप छोड़ दो। इतने तो आप बड़े हो चुके हो, 7 8 जा 8 7 जा, आ गया एन की वैल्यू 8। अब फिर वही देखो, एन की वैल्यू इधर 8 आ गई, पीछे वाले को पीछे वाले से कंपेयर करना है, तो एन आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ एन माइनस सेवन इजिकल एन माइनस वन इजिकल टू 7 करोगे तब भी 8 आएगा। यार ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, ये तो परमुटेशन वाले क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन वाला हो ना ये। फिर np2 डिवाइडेड बाई n4c2 पर 4p2 डिवाइड बाई 4c2 क्या कर रहा है, 4p2 डिवाइड बाई 4c2। सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया परमुटेशन का सॉल्व। 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस टू 4 माइनस टू 4 से 4 कट गया, ऊपर बच गया पूरा का पूरा 1 और नीचे बच गया इधर 1 और अपॉन में 2। सॉल्व कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1, इसको रेसिप्रोकल कर दो 2/1 तो आ जाएगा 2। इतनी स्पीड से होना चाहिए, ये तो बहुत कम स्पीड है, इससे भी तेज कर सकते हैं हम। और इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 3। अब बच्चे कह रहे सर मैं करूं क्या, सोलिए मैं करूं क्या, 3 यहां पुट कर दो सर। एनपीआर 210, एनपीआर 210 हो गया, और एनसीआर 35, एनसीआर 35।
और आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि जो एनपीआर होता है वो आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एनसीआर होता है। तो एनपीआर की वैल्यू 210 के डाल दो, आर फैक्टोरियल ऐसी छोड़ दो, एनसीआर की वैल्यू दे रही है 35 मल्टीप्लाई में डाल दो, उठा के नीचे भेजो, 210 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो। छह, ओहो ये तो वही बन गया, 6 को ले सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू 3। आई थिंक क्वेश्चन करा दिया था क्या मैंने पहले? खत्म हो गया सर, सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिए। कोई डाउट है पूछ लो। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अब हद मार के 4 क्लास और चाहिए मुझे, 5 क्लास, 5 क्लास में चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। 5 क्लास और मान के लो, इस क्लास के बाद 5 क्लास में चैप्टर समाप्त कर दूंगा मैं। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, मैचिंग कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। ठीक है दोस्त, ट्रू फॉल्स कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ एक ही हुआ है लास्ट वाला, ट्रू फॉल्स पूरा बच गया है, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा बच गया है। ये मैंने 2 तक करा, 3 तक करा दिया है, 3 तक, 4 5 6, 4 5 2 बच गया इसके अंदर, और ये पूरा करा दिया है। बाकी सबसे मेन पार्ट इसके अंदर है इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जैसे ही वो 2 बड़े बड़े खत्म होंगे उसके बाद तो भैया एक ही क्लास लगेगी, तो सारा टाइम लगेगा, समय लगेगा इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल। आप देखो ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अकेले में 10 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन में 10 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन तो यही हो गए। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो पहले मैं छोटे छोटे लूंगा, उसके बाद बड़े बड़े पे चलेंगे। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।